जी नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, प्रोग्राम में बात हो रही थी ब्रेक से पहले कि गज़ा अमन मुआहदे के हवाले से, तो इसमें कुछ मेहमान जो हमारे साथ मौजूद है, एक्सपर्ट मौजूद है, वो कुछ खदशात का भी इज़हार कर रहे थे कि ऐसा ना हो कि मुआहदा तो बहुत अच्छा हो गया है लेकिन नेतन्याहू का जो नेगेटिव किरदार है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर जो खदशात का इज़हार किया जा रहा है। लेकिन ब्रिगेडियर गजनफर साहब का कहना है कि गारंटर्स अगर चाहेंगे तो हो सकता है कि सूरत हाल बेहतर हो और फ़लस्तीनियों के लिए ये मुआहदा जो है वो कारगर साबित हो। अच्छा अब्दुर्रहमान, आप क्या समझते हैं कि खदशात गालब रहेंगे या गारंटर्स, जिस तरह के गजनफर साहब कह रहे हैं कि गारंटर्स जो हैं वो इस मामले को संभाल सकेंगे, आप क्या समझते हैं? मेरा ख्याल ये है कि गारंटर्स को जितना बड़ा गारंटर हम तसव्वुर कर रहे हैं, शायद अमेरिका और इसराइल के लिए ये इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। हम सही। अपने आप को तसल्ली देने के लिए कह रहे हैं कि कतर सालिस है, मिस्र जामिन है और तुर्की जामिन है, और इन जामिनों ने गारंटी दी है सही। जिस अमन माहिदे में सालिस महफूज ना हो, वो माहिदा कैसे महफूज तसव्वुर किया जा सकता है? आपके सही। सामने कतर के ऊपर हमला किया गया, तो आप नेतन्याहू से कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं सही। और ट्रंप से भी आप कोई भी तवक्को रख सकते हैं, वो भी यू टर्न्स के मास्टर हैं। सही। लेकिन बात आ रही है प्रैक्टिकलिटी की, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की। ये जो जो इब्तदा हुई है, ये तो 2 साल पहले हो सकती थी सही। अगर ट्रंप चाहते या बाइडेन चाहते। सही। अमेरिका क्योंकि चाहता नहीं था, तब तक ये काम हो नहीं सका। सही। असल इम्तिहान अब शुरू होगा जी जी। कि वहां पे गजा पे कंट्रोल कौन करेगा और कैसे कंट्रोल करेगा। जी बिल्कुल सही। यही सबसे बड़ा पॉइंट है। अब यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। सही। हमने देखा है माजी में, अगर आप एग्जांपल्स देख लें जो अमेरिकन मॉडल लेकर आ रहे हैं, कि आपने अफगानिस्तान पे कब्जा किया, जी। आपने कहा कि हम आपको वेस्टर्न डेमोक्रेसी देंगे। सही। आपने हामिद करजई दिया, क्या अफगानिस्तान चला? आपने अशरफ गनी की हुकूमत दी, क्या वो अफगानिस्तान को डिलीवर कर सकी? इसी तरीके से आपने जो कुछ इराक के अंदर किया। तो अमेरिकन की जो पॉलिसी है वो एक फ्लॉप पॉलिसी है, एक फ्लॉप आइडिया है। सही। इस वक्त गजा को रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट चाहिए जो सही। गजा के जो लोगों इनके में से हो। मामलात को आगे ये बढ़ा जो सके। बिल्कुल बात आपकी ठीक जी है कि जब तक पैराशूटर्स। रिप्रेजेंटेटिव हुकूमत नहीं होगी मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे। डॉक्टर हुसैन परचा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? डॉक्टर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? डॉक्टर हुसैन परचा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी। अच्छा ब्रिगेडियर गजनफर साहब, दोबारा आपकी तरफ आते हैं। ये रिप्रेजेंटेटिव हुकूमत की बात की अब्दुर्रहमान ने। बात तो ठीक है कि जिनका मुल्क है, अगर उनके आप हाथों में नहीं देंगे तो अपने मामलात नहीं चला पाएंगे। तो आप क्या समझते हैं कि सारे मुआहदे के बाद जो है वो फ़लस्तीन और गजा जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव हुकूमत के हाथों में कब तक आ सकता है? क्या पॉसिबिलिटीज मौजूद है? वहाँ का फलस्तीनी सदर जो है, फलस्तीनी जो महमूद अब्बास हैं, वो भी वहाँ पे बैठे हुए थे। ठीक है। अब ये इस वक्त जो आप अगर देखें, इस वक्त जो गजा है ना, वो ट्रांजिशनल फेज में है। ठीक है। और ट्रांजिशनल फेज का मतलब ये है कि एक वहाँ पे जेनोसाइड चल रहा था सही। और उस जेनोसाइड वो रुका है और अभी कल ये माहिदा साइन हुआ है। सही। तो इसके अंदर जो ट्रांजिशनल फेज होता है, उससे आपको किसी भी किस्म की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आते हुए टाइम लगता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि गवर्नमेंट बनाने से पहले जो वहाँ पे एक अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट होनी है या एक फोर्स कॉन्स्टिट्यूट होनी है, जी जी। पहले तो उसके खद्दोखाल सामने आने चाहिए। सही। कि जी वो किस मुल्क की होगी, उसमें किस किस मुल्क के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। मेरा तो ख्याल है अगर किसी को अकल आए तो वो तमाम इस्लामी ममालिक जो है वो अपनी पार्टिसिपेशन उसके अंदर करे। फिर उसका एक हेड जो है वो भी एक मुसलमान किसी मुल्क से होना चाहिए। टोनी ब्लेयर जैसे 2 नंबर आदमी जो हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को धोखा दिया और जिनके खिलाफ इतनी बड़ी सर्किल कोर्ट इंक्वायरी हुई है, इस किस्म के लोग तो काबिल नफरत है। इस किस्म के लोगों को तो लेके नहीं आना चाहिए। तो अब वो पहला जो एलिमेंट है गवर्नमेंट बनने से पहले, वो ये चीज है कि आपके वहां के ऊपर जो फोर्स बनती है चीजों को इम्प्लीमेंट कराने के लिए, वो किस किस्म की फोर्स होती है। उसके बाद जब वो बन जाती है तो गवर्नमेंट तो साफ जाहिर है उसके अंदर पैलेस्टीनियन या हमास या उसके लोग पॉलिटिकली ज्वाइन करेंगे। और मेरा ख्याल वो फ्रेमवर्क ये तो नहीं होगा कि सारी की सारी गवर्नमेंट जो वो इजराइल को मिला के या यहूदियों को मिला के बनाई जाए। वो तो अपील नहीं करता ना। यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जो पर्सपेक्टिव है, इसको ग्रेजुअली ये सवाल हैं और ये सवाल रेज हुए हैं और इससे पहले भी ये सवाल रेज हुए हैं। लेकिन मेरा ख्याल है, मैं इसको मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि मैं
इस चीज को इस चीज से पहले तो आज की तारीख में सिर्फ इस चीज में देखता हूँ कि वहां पे रोजाना जो 90 लोग शहीद हो रहे थे वो कम से कम रुक गए। हाँ जी, बिल्कुल। अब इसकी तरफ आगे, क्योंकि हमें हमारा दिल खून के आंसू रोता था जब ये खबरें आती थी कि आज 90 मार दिए, आज 40 मार दिए, तो वो अगर रुक जाए तो उसके बाद डाउट तो बहुत है। मैंने आपसे ऑस्लो अकॉर्ड का विजिट किया, अब्राहम अकॉर्ड, जो किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे, और जैसे मैंने कहा नेतन्याहू का तो बेसिक जेनोसाइडल कैरेक्टर है, वो तो जेनोसाइड क्लब का मेंबर है, वो हिटलर और मैसोलिनी से भी बदतरीन इंसान है। तो मेरा ख्याल ये है कि जब ये गवर्नमेंट बनेगी, पीपल इसमें पैलेस्टीन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट भी होगी, और वही चीजें होंगी जो, क्योंकि इसमें चैलेंजेस बहुत बड़े बड़े हैं। सही, इतने बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। जी सही कह रहे हैं बिल्कुल कि इतना अरसा वहां पे इतनी जालमाना मामलात रहे हैं तो वहां संभालना बहुत मुश्किल। अच्छा अब्दुर्रहमान, आप क्या समझते हैं कि पीस बोर्ड और जो अबूरी हुकूमत आई है इसमें मुसलमानों की भी रिप्रेजेंटेशन होगी, मुसलमान ममालिक के भी लोग उसके अंदर शामिल हो सकते हैं? तमाम नाम प्रपोज होने चाहिए और वो लोग जो गैर मुतनाज़ा हों, जो सबके लिए एक्सेप्टेबल हों, वो किसी भी मुल्क से हों या चाहे वो फलस्तीनी ही क्यों ना हो, सारे के सारे, उन सबको मौका मिलना चाहिए और इसके ऊपर एक कंसेंसस और एक डिबेट होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि इसराइल पिक एंड चूज करे और वो फैसला करे कि कौन हुकूमत में होगा और कौन नहीं होगा। अगर सारी फैसले इसराइल को और व्हाइट हाउस को देखकर होंगे तो मेरा ख्याल है कि ये नताइज वही निकलेंगे जो अफगानिस्तान के निकले, जो इराक के निकले। मगर इसके साथ साथ जो अरब ममालिक है उनका रोल क्या है, आप जरा गौर से डोनाल्ड ट्रंप के प्लान को समझें। पहले तो नेतन्याहू ने 2 साल में तबाह बर्बाद कर दिया गजा को, खंडर का मलबे का ढेर बना दिया, और अब अरब ममालिक की दौलत के ऊपर ट्रंप की नजरें हैं। ट्रंप ने कल भी अपनी पूरी तकरीर में बार बार कहता रहा कि मेरे पीछे जो लोग बैठे हुए हैं ये बड़े ताकतवर हैं, ये मौशी तौर पर बड़े खुशहाल मुल्क हैं और ये तामीरें नौ करेंगे, यानी तबाही करेगा नेतन्याहू, तामीरें नौ करेंगे अरब ममालिक। अरब ममालिक सिर्फ उनको एक बैंक के तौर पर, एक पैसे के तौर पर, एक मनी गारंटर के तौर पर दरकार है कि अरबों की दौलत को इस्तेमाल किया जाएगा। मगर ये जो अरब ममालिक हैं और इनकी जो क़यादत है, इसके ऊपर भी बहुत सारे सवालात हैं कि पिछले 2 साल के दौरान इनका किरदार क्या रहा। क्या वाकई ये फलस्तीन के साथ मुखलिस थे, ये गजा कॉज के साथ मुखलिस थे? मुस्लिम वर्ल्ड की जो क़यादत है वो सबसे मुश्किल तरीन क़यादत है, वो अमेरिका को ललकार नहीं सकते, वो इसराइल के आगे खड़े नहीं हो सकते। आप ये देखिए कि अगर ये अरब ममालिक तय कर लेते कि इन्होंने इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात, तजारती ताल्लुकात, ये इब्राहिम अकॉर्ड से बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है। बिल्कुल आपने अब्दुर्रहमान बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है। ब्रिगेडियर साहब, अब्दुर्रहमान की बात तो ठीक है कि 2 साल इतने मजालम होते रहे, लेकिन तब तो इस्लामी ममालिक सामने ना आए। और अभी जो मौजूदा मुआहदा हुआ है इसमें जैसे उन्होंने ट्रंप का जिक्र किया कि ये क्या इनका कुछ सियासी किरदार भी होगा इस्लामी ममालिक के इस मुआहदे के अंदर, कि सिर्फ एक बैंक के तौर पर, ATM के तौर पे ये तामीर नौ के लिए इनके पैसे का इस्तेमाल होगा? ब्रिगेडियर गजनफर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मैं आपसे अर्ज ये कर रहा हूँ, मैं आपसे अर्ज ये कर रहा हूँ कि इस 2 सालों में जो कुछ हुआ तो वो आप भी बोलते रहे, हम भी बोलते रहे, और इस्लामिक ममालिक के किरदार पे भी बोलते रहे। सही। और साफ जाहिर है इस्लामिक ममालिक को ये भी पता था और पाकिस्तान को भी ये भी पता था, सबको ये पता था, कहीं के पता नहीं था कि जब तक अमेरिका इसके ऊपर प्रेशर नहीं डालेगा ये माहिदा नहीं हो सकता। अमेरिका में जो बाइडेन जब था तो मैंने आपको बताया उसने तो $22 बिलियन की इमदाद दी थी। सही। और 70% जो गाजा की वार है वो अमेरिका ने फाइनेंस करवाई थी। अब जब ट्रंप आया और ट्रंप ने कहा कि मैं जंगें बंद कराऊंगा, और उसके बाद फिर इनिशियली जिस तरह चीजें चलती रही तो मुसलमान ममालिक जो थे वो
उनका किरदार, मैं उनके किरदार में क्या बात करूं, वो तो नेगेटिव है ही, अब वो तो तारीख में नेगेटिव ही रहेगा। आप उसको नेगेटिव, अब देखना है कि आज की तारीख में जिस वक्त कतर के ऊपर हमला हुआ है और अमेरिका की जो क्रेडिबिलिटी डाउन हुई है, क्योंकि वो उस मिडल ईस्ट में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे आया था, तो उसके बाद जब ट्रंप की मुलाकात हुई है इस्लामी ममालिक के सरबराहान से, तो उसके बाद जो भी डिस्कशन हुई जिसके कोई मिनट तो सामने आए नहीं है, लेकिन उसके बाद जो फार्मूला आया, एक फार्मूला आया, फिर पाकिस्तान ने कहा ये हमने इस फार्मूले में साइन नहीं किया था, तो अब बात ये है कि वो जो चीजें थी वो तो अपनी जगह एस्टेब्लिश है कि वो नहीं बोले, लेकिन आज की तारीख में जब मायदा हो गया है उसमें बहुत सारे उसके एलिमेंट है। एक की तरफ आपने पॉइंट आउट किया कि जी वहां पे जो इन्वेस्टमेंट, वहां पे जो कुछ होना है उसके लिए आपके पास पैसे की जरूरत होगी, तो कल अगर इस्लामी ममालिक नहीं बोले हैं तो आज कम से कम वो उनको पैलेस्टाइन को पैसा प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी भी आप ये समझते हैं कि किसी इस्लामी मुल्क का इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है कि वो जी इजराइल के जेनोसाइड को रोक लेगा, तो वो आज भी नहीं है, वो कल भी नहीं था, वो आज भी नहीं है। असल में जो पावर जिसने सारा कुछ करवाया है या इजराइल या जो कुछ है, वो तो अमेरिका की पावर है। अब जब ममालिक ने देखा कि अमेरिका ओरिएंटेड है और ट्रंप कह रहा है कि जी कुछ ना कुछ हम करेंगे, तो वो भी वो जो शामिल वाजा हो गए, उसके पीछे जाके खड़े हो गए। तो चले, इसमें एक अच्छी चीज है कि उन्होंने अपनी सपोर्ट का तो इजहार किया, कुछ और नहीं, मिलिटरीली कुछ नहीं कर सके, इकोनॉमिकली कुछ कर लेंगे, चले कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन हो जाएंगे। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब्दुर्रहमान, जैसे कि ब्रिगेडियर साहब ने कहा है कि हमारा मुसलमानों का जितने मर्जी मुल्क हो, जितने मर्जी वो माशी तौर पर वो ताकतवर हो, लेकिन उनकी कोई सियासी हैसियत नहीं है, वो जेनोसाइड ना रुकवा सके, वो किसी तरह का मुआहदा ना करवा सकते जब तक अमेरिका ना आया। तो हम मुस्लिम ममालिक जितने भी हैं इनके वसाइल तो भरपूर है, तो हम सियासी तौर पे कब आगे आएंगे, कब अपना जो हैसियत है उसको मनवाएंगे, या इसी तरह ही हम दूसरों के पीछे लग के तो सिर्फ एक ATM का किरदार अदा करते रहेंगे? ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि अरब वर्ल्ड हो या मुस्लिम वर्ल्ड हो, यहाँ पर जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो जेन्युइन लीडरशिप क्राइसिस है। यहाँ पे ट्रू डेमोक्रेसी एग्जिस्ट नहीं करती, यहाँ पर बादशाहतें हैं, यहाँ खानदानों की हुकूमतें हैं, फिर करप्शन है, नाहली है, और सबसे बढ़ के ये जितने हुक्मरान हैं इनकी दौलत वेस्ट में मौजूद है, अमेरिका के पास गिरवी रखी हुई है। इन हालात के अंदर यहाँ पर, और यही एक अलमिया है कि मुस्लिम वर्ल्ड की अवाम जो चाहती है हुक्मरान उसके बिल्कुल बरक्स करते हैं, और यहाँ पर लॉयल्टी मुल्क के साथ, रियासत के साथ, अवाम के साथ नहीं है। यहाँ लॉयल्टी जो है वो व्हाइट हाउस के साथ देखी जाती है कि व्हाइट हाउस अगर खुश है तो सब ठीक है, वरना फिर जिस तरीके से यहाँ पे इनकलाब लाए जाते हैं, मिसाल आपके सामने है ईरान की, कि ईरान की क़यादत चूंकि उनकी ताबे नहीं है, उनकी डिक्टेशन कबूल नहीं करती, तो इसलिए वो अमेरिकन के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। और एक ही मुल्क है जो अमेरिका को और इसराइल को ललकारता है और खुलकर ललकारता है। तो ये तभी होता है जब आपकी लीडरशिप ऑर्गेनिक सिस्टम से आती है, और ऑर्गेनिक सिस्टम के लिए फिर आपको डेमोक्रेटिक वैल्यूज को अपने मुल्कों में लाना पड़ता है। अब ऐसे तो नहीं हो सकता है ना जी कि फॉर्म 47 की गवर्नमेंट हो और फिर आप अमेरिका की तरफ देख रहे हो कि आपकी जो रजीम है उसको अमेरिका इंडोर्स कर दे, और आप हर बात के ऊपर अमेरिकी सदर की तारीफों के फूल बांधने शुरू कर दें, जहां नहीं भी जिक्र करना वहां पे भी उसको नोबेल इनाम देने की बात कर लें। तो ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि खुशामदी हुकूमतें हैं, ये खुशामदी क़यादतें हैं, ये जब जनरल लीडरशिप आती है तो वो फिर मफादात की बात करती है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सूरत हाल ऐसी ही है। बिल्कुल अब्दुर्रहमान, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ब्रिगेडियर साहब, जिस तरफ इशारा किया है अब्दुर्रहमान ने कि मुस्लिम ममालिक के अंदर जितनी भी हुकूमतें हैं वो ऑर्गेनिक तरीके से नहीं आती, जेनुइनली डेमोक्रेसी नहीं है, क्या वजूहात है कि इस्लामी ममालिक के अंदर सूरत हाल है इस तरह की है कि वहाँ पे जेनुइन हुक्मरान नहीं आते? और फिर एक और बात की अब्दुर्रहमान ने कि जो अवाम चाहते हैं हुक्मरान हमारे वो नहीं चाहते, तो ये क्यों डिफरेंस है, क्या मामलात है, इनको किस तरीके से ठीक किया जा सकता है? जी ब्रिगेडियर साहब अनम्यूट कर दें अपना माइक। वहां पे मैंने आपसे अर्ज ये किया कि मिडिल ईस्ट के अंदर जो ज्यादा हुकूमतें हैं वो तो किंगशिप है। अब किंगशिप में तो डेमोक्रेसी नहीं आएगी ना, सही कह, वहां तो ऑर्गेनिक यही होता है कि बाप से अपना बाप से बेटा और बेटे से बेटा और बेटे से अगले बेटा, आप देख लो वहां पे यही चल रहा है। बाकी जहां तक आपने मिस्र का जिक्र किया वो आपने देख लिया, जब वो मुर्सी आया था उसके बाद उनके साथ
क्या सलूक किया गया। इंडोनेशिया में देखें तो वहां पे जो कुछ है एक इलेक्शन के जरिए चीज होती है। मलेशिया में देखें वहां पे बड़ी जेन्युइन लीडरशिप सामने आती है, इलेक्शन होते हैं, जेन्युइन लीडरशिप सामने आती है और वही लीडरशिप होती है जो लेके आगे चलती है। अब जो किंगशिप वाले कंट्रीज है वहां तो आप ये एक्सपेक्ट ना करें ना कि वहाँ जमहूरियत होगी। वहाँ आने वाले आज भी बादशाहत है और आने वाले दिनों में भी बादशाहत रहेगी। इसीलिए वो बादशाहत जो है वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर मांगती है कि कौन सा मुल्क है जो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है। और 90 अपना जब से अमेरिका ने उनके साथ मायदा किया, वो जो क्विंसी एग्रीमेंट आपको याद है, जब सऊदी अरब से एक मायदा हुआ था, एक शिप के ऊपर रोजवेल्ट गया था और जाके किंग अब्दुल अजीज को मिले थे, तो वो एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर को इसलिए देखते हैं ना, बादशाहत को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग पावर चाहिए होती है। तो वहां पे तो यही चीज है, इसीलिए तो वो बोलते नहीं है अपना अमेरिका को खुश रखने के लिए मुसलमानों के मसाइल पे। OIC क्या है? OIC में कितने डेमोक्रेटिक मुल्क हैं डेमोक्रेसी में चलते? पाकिस्तान के अंदर जो डेमोक्रेसी आपको पता ही है पाकिस्तान के अंदर कैसी डेमोक्रेसी है और किस तरह वो डेमोक्रेसी इलेक्ट हुई है। अब इसके ऊपर तो वॉल्यूम्स लिखे जा सकते हैं कि किस तरह वो डेमोक्रेसी। तो बात ये है कि जब ये चीजें होती है तो अमेरिका और इजराइल की जो कंटिन्यूटी वो भी आपको पता है। अमेरिका के अंदर जो इजराइल के अंदर इजराइल अमेरिका का जो APEC का जो रोल है और APEC जिस तरह वहां पे फंडिंग करता है प्रेसिडेंट की कैंपेन की, अगर आप सुन देखें कि कितने पैसे उन्होंने बाइडेन को दिए, कितने कमाला हारिस को दिए, कितने बुश को दिए, कितने मार्को रूबियो को दिए, तो आप हैरान रह जाएंगे। वो क्यों फंडिंग करते हैं? वो इसलिए फंडिंग करते हैं कि वो इजराइल की पॉलिसीज को ले, तो वो तो रहेगा, वो एक कांस्टेंट फैक्टर है जो आने वाले दिनों में भी रहेगा। इसीलिए अब एक तब्दीली है इस वक्त, जो आप याद रखिएगा कि इस वक्त दुनिया यूनिपोलर नहीं रही है। देयर आर डिफरेंट पावर सेंटर्स व्हिच आर इमर्जिंग इन द वर्ल्ड। चाइना आ रहा है, रशिया आ रहा है, डिफरेंट ब्लॉक्स बन रहे हैं। तो ये इस वक्त जो चीजें हैं वो तो अमेरिका के हिसाब से आपको होती हुई नजर आई, लेकिन अमेरिका जो है वो एक डिबैकल की तरफ जा रहा है आने वाले दिनों में। तो अब आप अगर आगे बढ़ेंगे तो मुख्तलिफ कंटूर्स जो है पावर कंटूर्स वो आपके सामने आएंगे। लेकिन इस तमाम सिनेरियो में मैं फिर ये कहूंगा कि अमेरिका ने मेरा ख्याल रियलाइज किया जब नेतन्याहू ने मारा बम कतर के ऊपर, और नेतन्याहू की बड़ी कोशिश रही कि किसी तरह वो अमेरिका को इसकी पूरी जो सिचुएशन है इसमें वो मिलिटरी इसके अंदर घसीट ले, एक वो पावर, एक वो मिलिट्री आर्म्ड रेजिस्टेंस में इन्वॉल्व कर ले। लेकिन अमेरिकन ने सुबह मतलब मिलिट्री सपोर्ट या बैकग्राउंड सपोर्ट के अलावा वो उस सिनेरियो में इतने ही ड्रैग हुए कि ईरान के ऊपर उन्होंने बस्टर बम मार दिए। वो भी उनको बता के मारे कि जी हम मार रहे हैं, आप अपना कॉशन करें। जी बिल्कुल ठीक है। तो एक चीज है जो तब्दील हो रही है। बहरहाल आप ये ना मिडिल ईस्ट में जी बिल्कुल ठीक है, जी बिल्कुल ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। अब्दुर्रहमान, आप क्या समझते हैं कि ताकत के जो मराकज है क्या वाकई तब्दील होने जा रहे हैं? और अगर ये तब्दील होकर मशरक की तरफ आते हैं तो क्या मुस्लिम ममालिक का भी इसके अंदर कोई किरदार हो सकता है या हम फिर भी फॉलोअर्स ही रहेंगे? देखिए, मैं ब्रिगेडियर साहब ने एक बड़ा एक अहम नुक्ता उठाया और ये दूसरी मर्तबा ये बात इस गुफ्तगू के दौरान सामने आई है कि यकीनन नेतन्याहू ने घसीटने की कोशिश की किसी तरीके से कतर के मामले पर भी कि ट्रंप उसी तरह रिएक्ट करें जैसे उन्होंने ईरान के मामले पर इसराइल की मदद की थी। लेकिन यहाँ पर हम थोड़े से बैकग्राउंड को हमें सामने रखना चाहिए और हम शायद नजरअंदाज कर रहे हैं ग्राउंड रियलिटी को। जब कतर का एपिसोड हुआ तो सबसे पहले तो अमेरिका एक्सपोज हो गया कि अमेरिका अपने उन सिक्योरिटी जो उनसे खरीद रहे हैं सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर वो अपनी जिम्मेदारी अदा करने के लिए तैयार है या वो इसराइल के साथ खड़ा है। तो अमेरिका को एक तरफ उसकी वेपन इंडस्ट्री थी, उसकी वो सिक्योरिटी प्रोवाइडर की सर्विस थी और वो बहुत बड़ी मार्केट और इकोनॉमी थी, और दूसरी तरफ इसराइल खड़ा था। और फिर अमेरिका को एक और थ्रेट लगा पाकिस्तान से। जब सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ एक दिफाई एग्रीमेंट किया तो वो अमेरिका के लिए रेड फ्लैग था। से कहें या ना कहें, ये उन्हें बैक स्टेप करना पड़ा पाकिस्तान की वजह से कि पाकिस्तान अगर सिक्योरिटी एग्रीमेंट कर गया, सिक्योरिटी प्रोवाइडर की पोजीशन पर आ गया तो अमेरिका की छुट्टी हो जाएगी और फिर पाकिस्तान के जरिए जो चाइनीज टेक्नोलॉजी है वो इन मिडिल ईस्ट की कंट्रीज उस तरफ चली जाएंगी, जिसका मुकाबला करना अमेरिका के लिए मुश्किल है। जी, ये जो माजरत थी, ये माजरत जी मगरमच्छ के आंसू थे जो उन्होंने माफी मांगी। और जहां तक रहेगी बात फॉलोअर की और लीडर की,
देखिए, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है जब तक हम अपनी खुशहाली के लिए, अपनी तरक्की के लिए सुपर पावर्स की तरफ देखते रहेंगे और उनके इंटरेस्ट के लिए सोचेंगे कि उन्हें बगराम एयरबेस चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, अगर उन्हें माइंस चाहिए, रेयर अर्थ चाहिए तो हम बलोचिस्तान के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर क्या सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। जब तक हमारा माइंडसेट ये होगा कि हमने वॉशिंगटन डीसी को कैसे खुश रखना है, तब तक हम फॉलोअर ही रहेंगे। लेकिन जब हमारा ये इंटरेस्ट होगा कि हम वकार के साथ, इज्जत के साथ, डिग्निटी के साथ, बैलेंस के साथ, लेकिन उसके लिए नीट एंड क्लीन लीडरशिप भी चाहिए। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अब्दुर्रहमान, चाहिए। कोई शक नहीं है कि हमें नीट एंड क्लीन बिल्कुल लीडरशिप चाहिए ताकि पाकिस्तान और समेत पूरी जो इस्लामी ममालिक हैं वो आगे आ सके। बिल्कुल नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे थे कि गज़ा में इंसानी अलमिया के हवाले से जो मिस्र के शहर शर्म अल शेख पर होने वाली जो एक अमन सरबराही कॉन्फ्रेंस थी उसके नतीजे में दस्तखत कर दिए गए हैं। एक मुआहदा सामने आया है, उस मुआहदे के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि गज़ा और फ़लस्तीन की अवाम के लिए जो है वो एक अच्छी नवीद है, लेकिन इस पर कुछ खदशात का भी इजहार किया जा रहा है कि इसमें हमास का कितना किरदार होगा, फिर नेतन्याहू की तरफ से भी कोई नेगेटिव किरदार ना सामने आ जाए। इस हवाले से भी शुरा ने बात की है कि कुछ न कुछ मामला पैदा हो सकता है, लेकिन ये एक उम्मीद इजहार किया गया है कि हो सकता है कि जो गारंटर ममालिक है उनकी तरफ से कुछ मुस्बत पेशरफ्त हो तो मामला बेहतर हो सकते हैं। इसी तरह फिर थोड़ा ये भी डिस्कशन की गई है कि कुछ ताकत के मराकज़ जो है वो मशरक़ की तरफ भी आ रहे हैं, लेकिन अगेन जब मुसलमान ममालिक की बात की जाए तो उनके किरदार जो है अभी कहीं से नज़र नहीं आ रहा। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचता है। मैं अपने मेहमानान गिरामी ब्रिगेडियर गज़नफ़र अली, डॉक्टर हुसैन प्राचा और अब्दुर्रहमान का बेहद मशकूर हूँ जिन्होंने वक्त निकाला और प्रोग्राम में शामिल हुए। नाज़रीन, अपने मेज़बान सईद अलवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।